हेलो बच्चों, बीएसटी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं रवि भारद्वाज आपके साथ रीजनिंग की क्लास जो है लेके आया हूँ। आज हम जो है एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था कैलेंडर, और कैलेंडर जो है वो आशा करूँगा कि जिस भी क्वालिटी का मैंने आपको समझाने का प्रयास करा वो शायद आपको समझ में आया होगा। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे डाइस चैप्टर, और डाइस के बारे में सबसे पहले हम उसका बेसिक जान लेंगे, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम बात करते हैं डाइस के बारे में तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करा जाता है। मतलब सारी की सारी जो बातें हैं बच्चों वो स्टेप वाइज चलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों डाइस चैप्टर के बारे में, तो डाइस में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ बैंकिंग को छोड़कर या बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम, जैसे मतलब इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स को छोड़कर आपका कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में डाइस चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए होते हैं। कोई भी आप दे लीजिए, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए डाइस का जो बेसिक है उसके बारे में बात करता हूँ। जब हम बात करते हैं बच्चों डाइस के बारे में, तो आप सभी ने लूडो खेली होगी। तो लूडो खेली जब आपने होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आप लूडो खेलते हैं तो जो आपके पास डाइस होती है उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है बच्चों, वो कितना होता है? 6। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर जो आने वाली संख्या जो है वो कितनी है बच्चों? 6। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि अगर एक साइड पर एक नंबर लिखा है तो 6 साइड्स पर कितने नंबर्स लिखे होंगे बच्चों? 6। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि किसी भी डाइस की टोटल नंबर ऑफ फेसेस जो है बच्चों वो हमेशा कितनी होगी? 6 होगी। ये बात मुझे क्लियर है। इसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चों डाइस चैप्टर के बारे में या डाइस के बारे में, तो सबसे पहले डाइस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बच्चों स्टैंडर्ड डाइस, और बच्चों एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम बोलते हैं मानक पासा, और जनरल डाइस जो है बच्चों वो होता है हमारा साधारण पासा। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड और ये हो गया जनरल। इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए आपको इन दोनों ही डाइस के बारे में समझना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा इस चैप्टर का जो बेसिक आपका छिपा है वो इन दोनों टाइप्स के अंदर छिपा है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बड़ी बेसिक सी बात ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं डाइस चैप्टर के बारे में तो हमें दो वर्ड्स के बारे में ध्यान रखना होता है बच्चों। एक होता है आपका ऑपोजिट, और बच्चों एक होता है आपका एडजेसेंट। ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया बच्चों? विपरीत। मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने वाली साइड्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑपोजिट साइड्स। अब जब हम बात करते हैं बच्चों एडजेसेंट साइड्स के बारे में, तो एडजेसेंट साइड्स के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि जो एक दूसरे के साथ में है उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। इन दो बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं दो वर्ड्स का यूज करवाते हुए आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस किसे बोल सकते हैं बच्चों, जनरल डाइस किसे बोलते हैं। इन दोनों के बारे में जानने के लिए मैं दो डाइस ड्रॉ करके उनके बारे में समझाते हुए आपको इन दोनों ही प्रकार की डाइस के बारे में बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सी होगी, जनरल डाइस कौन सी होगी। बच्चों जब हम बात करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, तो किसी भी स्टैंडर्ड डाइस में हमें एक सिंपल सी बात याद रखनी होती है कि किसी भी स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम कितना नहीं होता? 7 नहीं होता। एक बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि किसी भी स्टैंडर्ड डाइस के अंदर किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम कितना नहीं होगा बच्चों? 7 नहीं होगा। आप देख सकते हैं 4 + 1 कितना हो गया? 5। 2 + 1 कितना हो गया बच्चों? 3। 4 + 2 कितना हो गया बच्चों? 6। मतलब इस डाइस के बारे में जब हमने बात करी तो इस डाइस में किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम कितना नहीं है? 7 नहीं है। और यही बातें हमें किसके अंदर ध्यान रखनी होती है बच्चों? स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम कितना नहीं होगा? यहाँ पर 7 नहीं होगा। अब जब हम बात करते हैं जनरल डाइस के बारे में, तो जनरल डाइस में हमें एक बेसिक सी बात याद रखनी होती है बच्चों कि किसी भी जनरल डाइस के अंदर या साधारण पासे के अंदर किन्हीं भी दो पड़ोसियों का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा बच्चों? 7 होगा। आप देख सकते हैं 5 + 2 कितना हो गया बच्चों? 7।
5 + 1 कितना हो गया बच्चों 6, 2 + 1 कितना हो गया बच्चों 3। मतलब जब हमने इन दो साइड्स का सम लिया तो इन दोनों साइड्स का जो सम आया वो कितना आया 7 आया। और यही बात हमें किसके अंदर ध्यान रखनी होती है बच्चों, जनरल डाइस के अंदर, कि किसी भी साधारण पासे या किसी भी जनरल डाइस के अंदर किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स का जो सम होगा वो कितना होगा बच्चों 7 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं होगा। ये दोनों के लिए एक फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइज किसे बोलेंगे, जनरलाइज किसे बोलेंगे, वो एक बात देखते हैं बच्चों। स्टैंडर्डाइज में जब हम बात करते हैं एडजेसेंट के बाद ऑपोजिट साइड्स को लेकर, तो ऑपोजिट साइड के बारे में हम स्टैंडर्डाइज में ये बोल सकते हैं कि किसी भी स्टैंडर्डाइज में जो ऑपोजिट साइड्स होंगी उनका सम हमेशा कितना होगा 7। ऑपोजिट का मतलब सामने वाला, मतलब 4 के ऑपोजिट में जो नंबर आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो 4 के साथ मिलकर टोटल कितना बना दे 7। मतलब मैं अगर बोलूँ 4 + 3 7, 1 + 6 7, 2 + 5 7। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑपोजिट साइड्स है, हर फेसिस पर जो ऑपोजिट साइड्स है उनका सम जो बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों 7 बन रहा है। तो ये जो डाइस हमारी होगी ये किस प्रकार की डाइस होगी बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस। उसके बाद जब हम बात करते हैं जनरल डाइस के बारे में, तो जनरल डाइस में बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल डाइस के अंदर किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम कितना नहीं होगा बच्चों 7 नहीं होगा। आप देख सकते हैं 5 + 2 7 ये था आपका एडजेसेंट का सम। लेकिन जब हम बात करते हैं जनरल डाइस में ऑपोजिट साइड्स को लेकर, तो ऑपोजिट साइड्स को लेकर जनरल डाइस के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल डाइस में ऑपोजिट साइड्स का सम 7 होगा, 7 से ज़्यादा होगा, 7 से कम होगा, ये हम नहीं जानते। क्योंकि किसी भी जनरल डाइस के अंदर हम इस बात को लेकर कंफर्म नहीं होते कि किसी भी जनरल डाइस में किन्हीं दो ऑपोजिट साइड्स का सम जो है वो कितना होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस में, तो दो ऑपोजिट साइड्स का सम कितना होगा बच्चों 7 होगा। आशा करूँगा ये दोनों ही बातें जो है आपको बताई गई जो वो शायद आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट फिर भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, वहाँ पर वो सोल्व आउट करने का पूरा प्रयास करा जाएगा। आगे की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक आशा करूँगा आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जब हम लूडो खेलते हैं, डाइस खेलते हैं, लूडो के अंदर जो डाइस यूज़ करते हैं, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं कि जो लूडो के अंदर डाइस यूज़ करी जाती है वो किस प्रकार की डाइस है, वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि बच्चों जब आपने डाइस खेली होगी तो डाइस खेलते समय आपने एक बात नोटिस करी होगी कि 1 के ऑपोजिट में जो नंबर आता है बच्चों वो कितना होता है 6, 3 के ऑपोजिट में जो नंबर आता है बच्चों वो कितना होता है 4, 2 के ऑपोजिट में बच्चों जो नंबर आता है वो कितना होता है बच्चों 5। तो आप इन ऑपोजिट साइड्स को अगर ऐड करेंगे तो ऑपोजिट साइड्स का जो सम बन जाएगा यहाँ पर वो कितना बन जाएगा 7। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टैंडर्ड डाइस में दो ऑपोजिट साइड्स का सम हमेशा कितना होगा 7 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइस हम यूज़ कर रहे हैं लूडो खेलते समय वो किस प्रकार की डाइस है बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस। बातचीत शायद आपको समझ में आई होगी। और स्टैंडर्ड डाइस को ही कई बार यूजुअल डाइस के नाम से भी बोला गया होता है। यूजुअल डाइस बोल दो, स्टैंडर्ड डाइस बोल दो, बात एक ही है। अब जब हम बात करते हैं बच्चों डाइस चैप्टर के बारे में, तो डाइस चैप्टर में दो प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए होते हैं। एक होता है बच्चों क्लोज डाइस का क्वेश्चन और एक होता है बच्चों ओपन डाइस। क्लोज डाइस का कुछ अलग मतलब नहीं है। आपके सामने दो फिगर्स बनाई गई है, आप देख सकते हैं ये दोनों ही फिगर जो है ये कैसी फिगर है बच्चों, क्लोज फिगर है। तो इस क्वेश्चन को हम किसका बोल देंगे, क्लोज डाइस का क्वेश्चन। अब इन्हीं डाइस को अगर मैं ओपन कर दूं तो वो जो क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों वो किसका बनेगा, ओपन डाइस का बन जाएगा। अगर इन्हीं डाइस को मैं ओपन कर दूं तो क्वेश्चन किसका बन जाएगा बच्चों, ओपन डाइस का। आज की क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम बात करेंगे क्लोज डाइस के बारे में कि क्लोज डाइस के जो क्वेश्चन है बच्चों वो किस तरीके से अप्रोच करे जा सकते हैं। यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे। आगे की तरफ बातचीत करते हैं और समझते हैं कुछ और बेसिक सी बातें। अब जब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में क्या होगा बच्चों, जो आपको डाइस के क्वेश्चन दिए जाएंगे उन डाइस के क्वेश्चन में सिर्फ आपको नंबर्स ही दिए हों ऐसा आवश्यक नहीं है। डाइस जो आपको दी जाएंगी उनके ऊपर नंबर्स का यूज भी करा जा सकता है, लेटर्स का यूज भी करा जा सकता है, सिंबल्स का यूज भी करा जा सकता है और कुछ वर्ड्स देकर
ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ड के ऑपोजिट में कौन सा वर्ड है। तो वहां पर एक सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर नंबर को छोड़कर कुछ भी और आपको दे दिया गया, कोई भी और एलिमेंट आपको दे दिया गया, तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड और जनरल डाइस की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के अंदर तो हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, नंबर्स के बारे में। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों मैं आपको बेसिकली कुछ केसेस बताऊंगा, और उन केसेस को करने के बाद या सीखने के बाद आप किसी भी प्रकार के डाइस के क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाएंगे अगर आपने उन तीनों केसेस को ध्यान से समझने का प्रयास मेरे साथ करा। इन 3 केसेस से पहले मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी बात बताना चाहूंगा, जिसके बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा जो डाइस चैप्टर है, चाहे आपका क्लोज डाइस है चाहे आपका ओपन डाइस है, वो पूरा का पूरा जो अभी मैं आपको एक रूल बताऊंगा उसके ऊपर टिका हुआ है। एक बार वो समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उन 3 केसेस के बारे में जिनसे हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ देखते हैं। नोट जो है बच्चों वो एक बार देखते हैं कि वो जो रूल है जो जिसके बारे में मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, वो रूल हमारा क्या होता है, एक बार वो देखते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं रूल लिख रहा हूँ, in a dice opposite sides never be adjacent and adjacent sides never be opposite। ये बात हमें ध्यान रखनी है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हिंदी में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी पासे में जो विपरीत सतह है वे कभी भी निकटवर्ती नहीं हो सकती, तथा जो निकटवर्ती सतह है वे कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। ये बड़ी बेसिक सी बात मुझे याद रखनी है, और इस बेसिक सी बात से ही हम सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है इजीली कर पाएंगे। और जो मैं आपको आगे की तरफ 3 केसेस बताने वाला हूँ, वो 3 के 3 केसेस जो है वो सारे के सारे इसी के ऊपर टिके हुए हैं। इस स्टेटमेंट को एक बार मैं आपको एक डाइस की हेल्प से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक डाइस ड्रॉ करा और इस डाइस के अंदर कुछ नंबर्स लिख दिए, जैसे कि 4 2 1 यहाँ मैंने लिख दिया। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो डाइस है किस प्रकार की डाइस है, स्टैंडर्डाइज। क्यों है स्टैंडर्डाइज? क्योंकि यहाँ पर किन्हीं भी 2 एडजेसेंट साइड्स का सम कितना नहीं बन रहा बच्चों, 7 नहीं बन रहा। तो यहाँ पर 4 के ऑपोजिट में कितना हो गया बच्चों, 3, 1 के ऑपोजिट में कितना हो गया बच्चों, 6, और 2 के ऑपोजिट में कितना हो गया बच्चों, 5। तो सबसे पहली मैंने बात लिखवाई कि इन अ डाइस ऑपोजिट साइड्स नेवर बी एडजेसेंट, मतलब जो विपरीत साइड्स है, जो विपरीत सतह है, वे कभी भी एडजेसेंट नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 के ऑपोजिट में क्या है यहाँ पर, 3, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, इस डाइस के अंदर ये 3 जो है कभी भी 4 के एडजेसेंट में नहीं हो सकता। ये हमारी पहली बात। अब इसी बात को अगर मैं उल्टा करके कहूँ तो आगे की तरफ लिखा है कि एंड एडजेसेंट साइड्स नेवर बी ऑपोजिट, जो एडजेसेंट साइड्स है वे कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऑपोजिट नहीं हो सकती। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 2 1 जो है ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं जा सकती। ये बड़ी बेसिक सी बात बच्चों मुझे याद रखनी है। ठीक है बच्चों, बातें क्लियर, सही है बातचीत? चलो बच्चों आगे की तरफ देखते हैं। आशा करूँगा ये जो केसेस आपको बताए जा रहे हैं ये आपको शायद समझ में आ रहे होंगे। आगे वो 3 केसेस मैं आपको बता के चलूँगा जिनकी हेल्प से मैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को ईजिली अप्रोच करने का प्रयास कर सकता हूँ। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो वो जो डाउट आपका होगा वो आप डाउट सेक्शन, मतलब कमेंट सेक्शन में डाउट या अपनी क्वेरी जो है वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की तरफ बात करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे उन 3 केसेस के बारे में, जिन केसेस के बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा था कि इन 3 केसेस की हेल्प से हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं।
केस नंबर 1 हम समझते हैं बच्चों। केस नंबर 1 हमारा क्या बोलता है वो देखते हैं। केस नंबर 1 देखते हैं क्या बोलता है। केस नंबर 1 बोलता है बच्चों, व्हेन अ नंबर, लेटर, symbol, common in both dice and at the same place। मैंने क्या बोला कि जब, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जब किन्हीं दो पासों में एक संख्या जब किन्हीं दो पासों में एक संख्या या एक लेटर या एक सिंबल समान हो तथा एक ही जगह पर स्थित हो। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा बेसिक सा डाउट शायद उस बच्चे के दिमाग में आ सकता है जो इस चैप्टर को या रीजनिंग को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। वो एक बड़ा बेसिक सा डाउट क्या है कि जैसा कि मैंने आपके सामने जो डाइस यूज़ करी है वो कितनी डाइस है बच्चों, 2 डाइस है। और इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन करे, मतलब जो भी मैंने आपको स्टैंडर्ड और जनरल डाइस के बारे में समझाया, उनके अंदर हमने एक बड़ी बेसिक सी बात समझी थी, 1 डाइस का यूज़ करना था। लेकिन यहाँ पर जो डाइस यूज़ करे गए हैं वो कितने करे गए हैं, 2। और आगे की तरफ जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर 3 डाइस भी यूज़ करे जाएंगे, साथ के साथ 4 डाइस भी यूज़ करे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा डाइस यूज़ करने का सिंपल सा एक मतलब है कि एक ही डाइस को अलग अलग एंगल से आपके सामने रिप्रेजेंट करा गया है। तो बच्चों एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा डाइस देने का मतलब क्या है बच्चों कि एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा डाइस दे अगर जाए तो उसका मतलब कि एक ही डाइस को अलग अलग एंगल से आपके सामने रिप्रेजेंट करा गया। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं ये कुछ साइड्स हैं हमारी। तो इस बॉक्स को अलग अलग साइड से अलग अलग पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं इसके अलग अलग पिक्चर्स दिखा रहा हूँ तो इसका एक सिंपल सा मतलब क्या है कि एक ही बॉक्स को अलग अलग एंगल से आपके सामने रिप्रेजेंट करा गया है। तो इसका मतलब एक सिंपल सा यहाँ डाइस में हम यूज कर सकते हैं कि एक डाइस में एक से ज्यादा डाइस, एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा डाइस यूज करने का मतलब एक डाइस को अलग अलग एंगल से आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ये बड़ी बेसिक सी और एक सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक, अब हम एक बार यहाँ समझते हैं। ये 2 डाइस देकर हमसे पूछा गया कि 4 के ऑपोजिट में बताएं कि 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा। और जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो वहां पर भी आपसे यही क्वेश्चन करे जा सकते हैं कि कौन सी साइड किसके ऑपोजिट में है। सबसे पहले बच्चों में अगर स्टेटमेंट के बारे में, केस के बारे में बात करूं तो वो एक बार देखते हैं। केस में लिखा गया है कि व्हेन अ नंबर, लेटर, सिंबल कॉमन इन बोथ डाइस एंड एट द सेम प्लेस। जब किन्हीं 2 डाइस में एक साइड क्या होगी बच्चों, एक साइड क्या होगी कॉमन, और कॉमन की पोजीशन दोनों में ही क्या होगी बच्चों, कॉमन की पोजीशन दोनों में ही क्या होगी बच्चों, सेम होगी। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है क्वेश्चन के अंदर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 को कॉमन ले लिया। तो मैंने बोला कि जब किन्हीं 2 डाइस में एक साइड क्या हो कॉमन और कॉमन की पोजीशन क्या हो बच्चों, दोनों में सेम हो, तो वहां पर ये हमारा केस नंबर 1 जो है वो काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 डाइस यूज करे और इन दोनों ही डाइस में 4 जो है हमारा क्या है बच्चों, कॉमन है। और 4 यहाँ पर अगर कॉमन है और 4 की जो पोजीशन है वो दोनों में ही क्या है बच्चों, सेम है। और ऐसा करने के बाद हमसे पूछ लिया गया 4 के ऑपोजिट में क्या होगा। तो आपको यहाँ पर एक बड़ी बेसिक सी बात याद रखनी है कि जब किन्हीं 2 डाइस के अंदर एक साइड क्या होगी कॉमन
और कॉमन की पोजीशन दोनों में क्या होगी, सेम, तो वहां पर सभी साइड्स क्या हो जाती है, एक दूसरे के ऑपोजिट। एक दूसरे के ऑपोजिट सभी साइड का मतलब कि ये ऊपर वाला ऊपर के ऑपोजिट, सामने वाला सामने के ऑपोजिट। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमन के ऑपोजिट में क्या होगा, तो कॉमन के ऑपोजिट में हमेशा वो होता है जो दोनों ही डाइस में क्या हो, मिसिंग हो। आपको पता है कि किसी भी डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स लिखे जा सकते हैं, 1 to 6 नंबर्स लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक मिसिंग नंबर आपका दिखाई दे रहा है वो कौन सा नंबर है, 3। तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि 4 के ऑपोजिट में जो नंबर आएगा बच्चों को कितना होगा, 3। अगर आपसे पूछता कि 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा तो आप आंसर देख क्या करते हैं बच्चों, 6। अगर आपसे पूछता 5 के ऑपोजिट में क्या आएगा बच्चों, तो आप आंसर क्या करते, 1 करते हैं। आशा करूंगा ये जो केस नंबर 1 है ये शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं अगेन आपको बोल सकता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स जो है वहाँ पर कर सकते हैं। मैं उनको पूरा समझाने का प्रयास जो है वहाँ पर करूँगा, तो आगे की तरफ हम काम कर सकते हैं। ये था हमारा केस नंबर 1। आगे की तरफ देखते हैं बच्चों और हम बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 समझेंगे। केस नंबर 2 बोलता है बच्चों, when a number letter symbol common in both dice and at the different place हिंदी में अभी मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। ये बच्चों ये 2 डाइस मैंने आपके साथ ड्रॉ करे हैं। हिंदी में एक बार जल्दी से आप लिख लीजिए कि जब किन्हीं दो पासों में एक संख्या या एक लेटर या एक सिंबल समान हो तथा अलग अलग जगह पर स्थित हो। यह हमारा है केस नंबर 2। और केस नंबर 2 देकर हमसे क्वेश्चन करा गया है कि 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा। 3 के ऑपोजिट में आपसे पूछा गया बच्चों क्या आएगा। जैसा कि हमारी स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है बच्चों कि जब किन्हीं 2 डाइस में एक साइड क्या होगी, कॉमन। जैसा कि अगर मैं इन दोनों ही डाइस में बात करूं तो दोनों ही डाइस में जो कॉमन साइड है बच्चों को कितनी है, 2 है। और आप देख सकते हैं 2 की जो पोजीशन है बच्चों वो दोनों में ही क्या है, डिफरेंट है। 2 की जो पोजीशन है वो दोनों में ही क्या है, डिफरेंट है। तो आपको एक बड़ा सिंपल सा टेक्निक आपको यहाँ पर सीखनी होगी। एक सिंपल सी ट्रिक जो है बच्चों यहाँ पर आपको सीखनी होगी। एक सिंपल सी ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है, दोनों ही डाइस को बारी बारी से उठाना है और जो कॉमन साइड है वहां से स्टार्ट करते हुए जो एडजेसेंट साइड्स दी गई है उनको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ इस बात को कि जब भी किन्हीं 2 डाइस में एक साइड कॉमन हो और कॉमन की पोजीशन क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो, तो वहां पर आप कॉमन किस तरीके से पता करेंगे। आपको एक सिंपल सा काम करना है कि जो भी कॉमन साइड्स दी गई है उन कॉमन साइड्स को बारी बारी से उठाना है और जो एडजेसेंट साइड्स दी गई है उनको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, कॉमन साइड से स्टार्ट करते हुए। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुइयों की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो मैं अगर बात करूं फर्स्ट डाइस के बारे में तो फर्स्ट डाइस में कॉमन क्या है बच्चों, 2। तो 2 से स्टार्ट करते हुए अगर मैं इन एडजेसेंट साइड्स को क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, 4, और 4 के बाद क्या आएगा बच्चों, 3। मतलब ये हो गया आपका 2 4 3। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे की तरफ तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2। तो 2 से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आया 5, 5 के बाद क्या आ गया बच्चों, 1। तो ये बन गया आपका 2 5 1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 3 के ऑपोजिट में क्या हो गया, 1। 4 के ऑपोजिट में क्या हो गया बच्चों, 5। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन के ऑपोजिट में क्या होगा, तो कॉमन के ऑपोजिट में बच्चों हमेशा वो होगा जो दोनों ही डाइस में क्या है, मिसिंग। और मिसिंग के बारे में आप जानते हैं कि एक डाइस के ऊपर 1 to 6 तक के नंबर्स लिखे जा सकते हैं।
तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा वो कितना दिखाई दे रहा है बच्चों, 6 दिखाई दे रहा है। तो 2 के ऑपोजिट में हो गया 6, 4 के ऑपोजिट में हो गया 5, 3 के ऑपोजिट में हो गया 1। आशा करूंगा ये बातचीत जो आपको समझाई गई है ये शायद आपको समझ में आई होगी। एक बात, दूसरी बात यहाँ पर एक समझने की ओर है कि जिस तरीके से हमने इन दोनों ही डाइस का आंसर निकालने के लिए इन साइड्स को क्या करा है, क्लॉकवाइज रोटेट करा है, उसी तरीके से आप क्लॉकवाइज रोटेट ना करते हुए इन दोनों ही डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए भी अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, तो कॉमन से स्टार्ट करते हुए मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा 2 3 और उसके बाद क्या आया 4, 2 3 4 और यहाँ पर क्या आया 2 1 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 के ऑपोजिट में 5 है, 3 के ऑपोजिट में 1 है और कॉमन के ऑपोजिट में तो आप जानते ही हैं कि कॉमन के ऑपोजिट में हमेशा वो होगा जो दोनों ही डाइस में क्या होगा, आपका मिसिंग होगा। जो दोनों ही डाइस में क्या होगा बच्चों, आपका मिसिंग होगा। ये सिंपल सी बात शायद आपको समझ में आई होगी, जो कि हमारा कौन सा केस है, केस नंबर 2। तो आगे की तरफ चल सकते हैं और समझ सकते हैं केस नंबर 3 के बारे में। केस नंबर 3 हम करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ताकि ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो 3 केसेस मैंने आपको बताए हैं, इनके साथ आपको फेमिलियर करा जा सके और उनके बेसिस पर आपको कुछ बातें जो है और क्लियर करी जा सके। एक बार देखते हैं आगे की तरफ, केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 देखते हैं बच्चों। केस नंबर 3 हमारा बोलता है when 2 numbers, letters, symbol, common in both dice and at anywhere का एक सिंपल सा मतलब कि जब किन्हीं दो डाइस में दो साइड्स क्या होंगी, कॉमन, और कॉमन की पोजीशन कहीं पर भी होगी। कहीं पर भी का मतलब क्या हो गया कि वे सेम पोजीशन पर भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट पोजीशन पर भी हो सकते हैं। ये बड़ी बेसिक सी बात आपको ध्यान रखने की। इसके लिए मैंने 2 डाइस आपके सामने ड्रॉ करी। ये 2 डाइस मैंने यूज कर ली और जैसा कि मेरी स्टेटमेंट बोलती है कि जब किन्हीं 2 डाइस में 2 साइड क्या होंगी, कॉमन। तो कॉमन के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कॉमन कौन कौन सी साइड है, एक 2 है, एक 5 है, 5 है, 2 है। तो यहाँ पर बच जाता है आपका 1 और यहाँ पर आपकी रिमेनिंग साइड जो है, जो कॉमन नहीं है, वो कितनी है, 6। तो यहाँ से मुझे एक बड़ी बेसिक सी बात समझ में आती है कि जब भी किन्हीं 2 डाइस के अंदर 2 साइड्स क्या होंगी, कॉमन होंगी, तो कॉमन को छोड़कर जो भी रिमेनिंग साइड आपकी रह जाएगी वो हमेशा क्या हो जाएगी बच्चों, एक दूसरे की ऑपोजिट। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जब किन्हीं 2 डाइस में 2 साइड्स क्या होंगी, कॉमन, तो कॉमन को छोड़कर जो भी रिमेनिंग साइड्स है दोनों ही डाइस में, वे क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। मतलब अगर मैं पूछूं कि 1 के ऑपोजिट में क्या है, तो 1 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, 6। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2 के ऑपोजिट में क्या है या फिर 5 के ऑपोजिट में क्या है, तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कॉमन के ऑपोजिट में हमेशा वो होता है जो दोनों ही डाइस में क्या है, मिसिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों ही डाइस में जो मिसिंग साइड्स है वो कौन कौन सी है, तो आप बोलेंगे कि एक तो है 3 मतलब 3 और एक है आपकी 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 4 में से मतलब 3 और 4 में से 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा, तो आपके पास कोई कंफर्म रीजन नहीं है कि 3 ही आएगा या 4 ही आएगा। क्यों नहीं है आपके पास रीजन, क्योंकि यहाँ जो हमें डाइस दी गई है वो किस प्रकार की डाइस है, स्टैंडर्ड जनरल डाइस दी गई है और जनरल डाइस में तो हम कॉमन साइड्स को, ऑपोजिट साइड्स को लेकर कंफर्म नहीं होते।
तो 3 और 4 में से 2 के ऑपोजिट में क्या आने वाला है मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे नहीं पता तो मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो किस में आ जाएगा, और में आ जाएगा। मतलब कि या तो 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, और दोनों में से किसी भी एक के बारे में अगर हम कंफर्म नहीं है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों वो किस में आएगा, और में। अगर मान लीजिए मैं अगेन आपसे पूछूं कि 5 के ऑपोजिट में क्या है, तो आप अगेन कह सकते हैं कि 5 ही कॉमन है, और कॉमन के ऑपोजिट में जो दोनों ही डाइस में मिसिंग हो वो होते हैं, और मिसिंग कौन से हैं, 3 और 4। तो आपका आंसर यहाँ पर भी क्या बन जाता है, 3 और 4 बन जाता है। ठीक, ये था हमारा केस नंबर 3। यहाँ पर मैंने आपको 3 केसेस समझाए। 3 केसेस में मैं एक बार दोबारा से इनको रिपीट करा देता हूँ। केस नंबर 1 में हमने समझा कि जब किन्हीं दो डाइस में एक साइड क्या हो कॉमन, तो वहाँ पर सभी साइड जो है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। केस नंबर 2 में हमने समझा कि जब किन्हीं दो डाइस में एक साइड क्या हो कॉमन, और कॉमन की पोजीशन दोनों में क्या हो डिफरेंट, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कॉमन साइड्स को लेते हुए जो भी हमारी साइड्स दी गई हैं उनको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और केस नंबर 3 में हमने सीखा बच्चों कि दो साइड्स को छोड़कर, कॉमन साइड्स को छोड़कर जो भी साइड्स रिमेनिंग रह जाती है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। आशा करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगेन मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, वहाँ पर मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ठीक, अब इन्हीं के बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि ये जो रूल्स हैं ये आपके दिमाग में बैठ सके और आप इनकी हेल्प से अपने क्वेश्चंस को ईजिली अप्रोच कर सके। एक बार वो देखते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहाँ पर 4 डाइस दिए गए हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है @ माइनस प्लस, उसके बाद @ के बाद दिया है बच्चों स्टार के बाद दिया है बच्चों प्लस, और यहाँ पर दिया है बच्चों स्टार, उसके बाद डॉलर दिया है बच्चों प्लस डॉलर, और यहाँ दिया है बच्चों 8 और प्लस। और आपसे क्वेश्चन करा गया बच्चों स्टार के ऑपोजिट में क्या होगा, स्टार के ऑपोजिट में आपसे पूछा गया है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ बच्चों। मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अगेन मुझे 4 डाइस दिए हैं। Six, 3, 2, 6, 2, 4, 5, 6, 4, 1, 4, 2, और मुझसे क्वेश्चन करा गया है 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा। क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, टोटल हम 3 से 4 क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया, 2 डाइस हमें दिए, 2 डाइस देकर यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1,
एक क्वेश्चन हमने और दे दिया और हमसे पूछा गया यहाँ पर 4 के ऑपोजिट में क्या होगा। एक क्वेश्चन लिया है बच्चों हमने और 1 to 4, 5 to 6 और क्वेश्चन हमसे पूछा गया 5 के ऑपोजिट में क्या हो। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ लिखे हैं ताकि जो केसेस मैंने अभी आपको समझाए वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा सकूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चों 4 डाइस आपके सामने यूज करे गए हैं और 4 डाइस देकर आपसे क्वेश्चन करा गया है कि कौन किसके ऑपोजिट में है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों जो केसेस मैंने आपको बताए, वो जो केसेस मैंने आपको बताया वो सिर्फ 2 डाइस के लिए बताए, लेकिन यहाँ जो डाइस दिए गए हैं वो आपके 4 हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है कि 4 डाइस में से कोई भी ऐसे 2 डाइस उठाने हैं जिनके ऊपर हम अपने रूल्स का यूज करवाते हुए, केसेस का यूज करवाते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकें। कोई भी 2, वो फर्स्ट और सेकंड भी हो सकता है, सेकंड एंड थर्ड भी हो सकता है, थर्ड एंड फोर्थ भी हो सकता है। कोई भी 2 आपको उठाने और उन दोनों के ऊपर रूल्स को लगाने का प्रयास करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट डाइस के बारे में, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग के जो 2 डाइस दिए हैं गए हैं उसके अंदर एक दिया है @ हमारा कॉमन है और साथ के साथ प्लस जो है वो भी हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर स्टार बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस, और यहाँ पर जो हमारा केस बन गया वो बन गया केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जब किन्हीं 2 डाइस के अंदर 2 साइड्स क्या होंगी बच्चों, कॉमन होंगी, तो कॉमन को छोड़कर जो भी रिमेनिंग साइड्स होंगी वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो यहाँ पर 2 साइड कौन कौन सी कॉमन है, एक तो है @ और एक है प्लस। तो यहाँ पर रिमेनिंग साइड्स कौन सी रह गई, माइनस और स्टार। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि स्टार के ऑपोजिट में क्या होगा, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आपका माइनस आ गया। आशा करूंगा बातचीत आपको समझ में आई होगी। और यहाँ से अगर मैं आंसर ना निकालता, अगर यहाँ से निकालता तो यहाँ से भी हम निकालने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन शर्त बस एक ये है कि जो भी 2 डाइस आप उठाए उनके ऊपर आपके जो केसेस बताए गए उनमें से कोई एक केस जो है वहां पर यूज होना अति आवश्यक। अगर आप वो यूज नहीं कर रहे, मतलब वो आपका यूज नहीं हो पा रहा, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमसे पूछा गया 6 के ऑपोजिट में क्या होगा, और 6 के ऑपोजिट में पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपकी बात फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट और सेकंड में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2 साइड्स कॉमन है। अगेन यहाँ पर एक तो 6 है, एक 2 है, एक 6 है और एक 2 है। तो यहाँ पर कौन बचा, 3, और यहाँ कौन बचा बच्चों, 4। तो 3 के ऑपोजिट में कौन हो गया बच्चों, 4 हो गया, लेकिन हमें तो पता करना है 6 के। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों डाइस का यूज करते हुए 6 के ऑपोजिट में पता करना चाहूँ तो मैं नहीं पता कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको केस नंबर 3 में बताया था कि जब किन्हीं 2 डाइस के अंदर 2 साइड्स क्या होंगी, कॉमन, तो कॉमन के ऑपोजिट में हमेशा जो आंसर आएगा रूल नंबर 3 में, केस नंबर 3 में, वो हमारा आंसर किस में आएगा बच्चों, और में आएगा। लेकिन आपको एक बड़ी बेसिक सी बात यहाँ पर और याद रखनी होगी कि जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर 2 से ज्यादा डाइस यूज कर ली जाए, तो 2 से ज्यादा डाइस जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर यूज करेगा तो कभी भी आपके क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों वो किस में नहीं आ सकता, और में नहीं आ सकता। ये बात आपको समझ लेनी है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो आप इन 2 के ऊपर काम करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 6 और 4, और 6 और 4 अगर है तो 2 के ऑपोजिट में क्या हो गया, 5। लेकिन अगेन मुझे किसके ऑपोजिट में पता करना है, 6 के। तो यहां से भी मैं अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। तो अब मैं बात करूं अगर थर्ड एंड फोर्थ के बारे में, तो थर्ड और फोर्थ में जो साइड्स कॉमन है, साइड कॉमन है, वो कौन कौन सी है, एक 4 ही आपको दिखाई दे रहा है, और 4 की जो पोजीशन है वो इन दोनों ही डाइस में क्या दी गई है, डिफरेंट। और आपको पता है कि जब किन्हीं 2 डाइस में एक साइड कॉमन दी जाए और कॉमन की पोजीशन दोनों में ही क्या हो, डिफरेंट, तो डाइस को हम क्या करते हैं बच्चों, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए आंसर पता करूं तो आएगा 4 6 5 4 1 2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 4 6 5 4 1 2। तो 6 के ऑपोजिट में क्या आ जाता है बच्चों, आपका 1 आ जाता है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 के ऑपोजिट में जो नंबर होगा वो क्या होगा,
आशा करूँगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब हमने फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करा तब भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाए, सेकंड एंड थर्ड की हेल्प से भी हम आंसर नहीं निकाल पाए, तो हमने किस डाइस को उठाया, थर्ड एंड फोर्थ। और जब हमने थर्ड एंड फोर्थ को उठाने का प्रयास करा तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 6 के ऑपोजिट में क्या होगा, 1 होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और अगला क्वेश्चन जो है हमसे पूछता है 4 के ऑपोजिट में बताइए कि 4 के ऑपोजिट में क्या होगा। तो 4 के ऑपोजिट में पता करने के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों ही डाइस में कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हैं दोनों डाइस में कॉमन क्या है, 4। और 4 की पोजीशन क्या है बच्चों, दोनों में सेम। मतलब अगर 4 दोनों में कॉमन है, और कॉमन के बारे में तो आप सिंपल सी बात जानते हैं कि कॉमन के ऑपोजिट में हमेशा वो साइड होगी जो दोनों ही डाइस में क्या हो बच्चों, मिसिंग हो। तो मिसिंग आप बता सकते हैं कि दोनों ही डाइस में जो मिसिंग साइड है बच्चों वो कितनी है, 3। तो 4 के ऑपोजिट में यहाँ पर कितना बन जाता है बच्चों, 3 बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है 5 के ऑपोजिट में क्या होगा। 5 के ऑपोजिट में अगर हम निकालना चाहें तो दोनों ही डाइस में आप देख सकते हैं जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट क्या है बच्चों, 2। और 2 की जो पोजीशन दी गई है बच्चों वो दोनों ही डाइस में क्या दी गई है, डिफरेंट। तो अगर 2 की पोजीशन डिफरेंट दी गई है तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो क्लॉकवाइज रोटेट अगर मैं करूंगा तो सबसे पहले आएगा 2 1 4, उसके बाद आएगा 2 5 6। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 5 के ऑपोजिट में क्या है, तो 5 के ऑपोजिट में मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 के ऑपोजिट में मैं बोल सकता हूँ कि 1 आएगा। तो 1 के ऑपोजिट में क्या हो गया, 5, या 5 के ऑपोजिट में क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक यहाँ पर कर दी है छोटी सी, कि अगर हम बात करें इन दोनों ही डाइस के बारे में तो इनके अंदर जो 2 की पोजीशन है वो दोनों में ही सेम है, और जो हमने रूल लगा दिया वो हमने लगा दिया डिफरेंट वाला। तो यहाँ पर हम सिंपली आंसर निकाल सकते थे कि अगर 2 की पोजीशन दोनों में सेम है तो कॉमन की पोजीशन जब सेम होती है तो रिमेनिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो 1 के ऑपोजिट में क्या हो गया, अगेन से 5, या 5 के ऑपोजिट में क्या हो गया बच्चों, 1। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4। आशा करूंगा ये जो केसेस मैंने आपको बताए, इन क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको समझाने का प्रयास करा, ये शायद आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन आपके साथ और ले रहा हूँ ताकि कुछ बेसिक सी बातें और जो है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता सकूँ। एक बार देखते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास 2 डाइस है, और 2 डाइस देकर उससे पूछा गया यहां पर मुझसे पूछा गया कि 6 के ऑपोजिट में बताओ, 6 के ऑपोजिट में क्या है। क्या पूछा गया बच्चों, 6 के ऑपोजिट में क्या है। तो सबसे पहली बात तो हमें एक सिंपल सी समझ में आती है कि जब भी हमें डाइस दिखाई देते हैं तो हम अपने केसेस का यूज़ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आप एक सिंपली बात नोटिस कर सकते हैं कि दोनों डाइस में कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर इन दोनों डाइस में कोई भी साइड कॉमन नहीं दी गई तो इसका मतलब हमारे केसेस का यूज यहाँ पर नहीं करा जा सकता। तो हमें एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 टाइप के डाइस बताए थे, एक बताया था स्टैंडर्ड डाइस और एक बताया था जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस के अंदर मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी 2 एडजेसेंट साइड्स का सम कितना नहीं होता, 7 नहीं होता, लेकिन जो ऑपोजिट साइड्स होंगी उनका सम हमेशा कितना होगा, 7 होगा। जब हमने बात करी जनरल डाइस के बारे में तो जनरल डाइस में मैंने आपको बताया कि किसी भी जनरल डाइस के अंदर हमेशा किन्हीं 2 एडजेसेंट साइड्स का सम कितना होगा, 7 होगा, लेकिन जो ऑपोजिट साइड्स होंगी उनका सम 7 होगा या नहीं होगा, मतलब हम जनरल डाइस के अंदर ऑपोजिट साइड्स को लेकर कंफर्म नहीं होते। तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ कॉमन नहीं दिया गया तो मैं ये पता करने का प्रयास करूंगा कि ये जो डाइस दी गई है आपको किस प्रकार की डाइस है। एक बार वो देख लेते हैं बच्चों। मैं अगर आपसे पूछूं कि डाइस जो है वो किस प्रकार की है तो आप कहेंगे कि ये जो डाइस दी गई है बच्चों ये किस प्रकार की दी गई है। ये जो डाइस है आपकी स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में हमें पता है कि 2 ऑपोजिट साइड्स का सम कितना हो गया, 7 हो जाता है। तो 6 के ऑपोजिट में जो नंबर आएगा वो नंबर होगा कि जो 6 के साथ
सम कितना बना दे 7। तो अगर हम बात करें 6 + 1 के बारे में तो सम कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है बच्चों वो 6 के ऑपोजिट में क्या आ जाता है आपका 1 आ जाता है। मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चंस के अंदर आपसे वेरिएशन करके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हो सकते हैं। आगे की तरफ मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और लेके चलूं ताकि कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको और क्लियर कर सकूं। वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले बच्चों मान लीजिए ये और आपसे अगेन क्वेश्चन करा गया 6 के ऑपोजिट में बताओ क्या आएगा। और यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस भी दिए गए कि 6 के ऑपोजिट में 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या फिर हो सकता है 2 और 5। तो एक बार देखते हैं इनमें से क्या आंसर बनेगा। सबसे पहली बात, अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात अगर करें तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कोई भी साइड क्या नहीं दी गई, कॉमन नहीं दी गई। तो अगेन हमें यहाँ पर क्या पता करना होगा कि ये जो डाइस है ये किस प्रकार की डाइस है। तो अगर हम इन डाइस को देखें तो डाइस से हमें समझ में आता है कि ये जो डाइस दी गई है बच्चों ये किस प्रकार की डाइस है, जनरल डाइस, क्योंकि यहाँ पर दो एडजेसेंट साइड्स का सम कितना हो रहा है 7 हो रहा है। अब एडजेसेंट साइड्स के बारे में हमें पता है जनरल डाइस के अंदर, लेकिन अपोजिट साइड्स को लेकर हम कंफर्म नहीं होते। तो अगर अपोजिट साइड्स को लेकर कंफर्म हम नहीं है इसके अंदर तो हमें कुछ बेसिक सी बातें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी उनका यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करना होगा। सबसे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि जब हम बात करेंगे तो हम एक सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि 2, 3, 5 ये तीनों ही क्या है एक दूसरे के एडजेसेंट। अगर ये तीनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट है, उसके बाद 1, 4, 6 ये तीनों ही क्या है एक दूसरे के एडजेसेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बड़ा ही बेसिक सा केस लिखवाया था। उस केस में मैंने आपको लिखवाया था कि किसी भी डाइस के अंदर जो एडजेसेंट साइड्स होंगी वो कभी भी क्या नहीं होंगी, ऑपोजिट नहीं होंगी, और जो ऑपोजिट होंगी वे कभी भी एक दूसरे की क्या नहीं होंगी, एडजेसेंट नहीं होंगी। जो एडजेसेंट है वो कभी भी क्या नहीं होंगी एक दूसरे के ऑपोजिट, और जो ऑपोजिट है वे कभी भी क्या नहीं होंगी एक दूसरे की एडजेसेंट नहीं होंगी। ये बात हमें समझ में आती है। आप देख सकते हैं 2, 3, 5 जो है ये तीनों ही क्या है एक दूसरे की एडजेसेंट है, और अगर ये तीनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन के अंदर एक दूसरे के अपोजिट में नहीं हो सकते। उसके बाद अगर हम बात करें 1, 4, 6 के बारे में तो ये तीनों ही एक दूसरे की एडजेसेंट है। अगर ये तीनों एक दूसरे की एडजेसेंट है तो ये भी इस क्वेश्चन के अंदर एक दूसरे के अपोजिट में नहीं हो सकते। तो मुझे पता करना था 6 के अपोजिट में क्या होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या 6 के अपोजिट में 1 हो सकता है तो आप शायद कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि 1